टर्म 2 में आपके पास जो चैप्टर्स हैं, सबको मालूम है टर्म 2 के चैप्टर्स कौन कौन से? कोई मुझे बताया जरा टर्म 2। अगर मैं फर्स्ट बुक से बोलूं तो सबसे पहले चैप्टर क्या? रिटायरमेंट। अबे रुक जाओ ना। एंड डेथ एक बोलता हूं अगर मैं, उसके बाद दूसरा बोलता हूं अगर मैं क्या, तो डिसोल्यूशन है। और अगर मैं, तुम अगर यहाँ बोलते हो, ये दो बोलते हैं, तीन बोलते हैं, तो इसको हम एनपीओ बोल देते हैं। ठीक है जी, ऐसा करके ये तो ओम नमः और सफा चट्टा है, मालूम है? बिल्कुल मालूम है मुझे, बिल्कुल गुल है वो तो, बिल्कुल गुल है, उमर गुल से भी ज्यादा गुल है वो तो। तीन चैप्टर आपके ही बनते हैं। ठीक है, इसकी वेटेज दिख जाएगी, हम उससे चिंता नहीं करेंगे। ये हो जाएगा आपका बुक 1। अब आ जाते हैं बुक 2 पे। बुक 2 पे आपके पास है इश्यू ऑफ डिवेंचर, सिर्फ इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, रिडम्पशन नहीं है। रिडम्पशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। बुक 3 जो आपके पास है, उसमें आपके पास बुक 3 में 1, 2 और 3 बोल रहे हैं हम लोग, 1, 2 और 3 बोलते हैं, यहाँ एक ही चैप्टर है। बुक 3 में एक चैप्टर है कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट वाला, जो कि मैं करवा चुका था, आपको याद है? मैंने, कौन बोला नहीं? कौन बोला नहीं? कॉमन साइज कंपैरेटिव करवाया था, क्वेश्चंस भी करवाए, इलस्ट्रेशन सब कुछ करवाए थे आपको मैंने। वापिस तो ये भी होगा। ये तो ये भी होगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, और दूसरा जो है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है, आप कुल मिला के देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4 तो 6 चैप्टर आपके पास कुल मिलाकर बनते हैं। लेकिन एक परेशानी है यहाँ पर सारी, कि ये जो दोनों हैं, ये वाला चैप्टर स्पेसिफिकली एडमिशन से रिलेटेड है। अगर एडमिशन में हाथ थोड़ा तंग था तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट सब बनाना करना होगा। और क्या करना होगा आपको? प्रैक्टिस करनी होगी, बड़े बड़े, मतलब अब बड़े बड़े क्वेश्चन करने होंगे। अब अगर किसी की हैंडराइटिंग गंदी हुई तो मैं उसकी कॉपियां फाड़ दूंगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रेजेंटेशन खराब, पहले मैंने कुछ नहीं करा, कोई किसी ने एब्रीविएशन को यूज करा तो उसका नुकसान हो जाएगा, मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है, स्केल और पेंसिल हमेशा आपके पास रहना चाहिए। जैसे कि आपके पास लड़कियों के पास लिपस्टिक वगैरह रहती है, लड़कों के पास लाइटर वाइटर रहता है, उस तरह से, यू शुड हैव एवरीथिंग विद यू, है ना? मेकअप किट साथ लेके चलते हैं वैसा तुम लोग। ठीक है, ये इतना आपके स्केल और पेंसिल रहना चाहिए। अगर ज्यादा परेशानी होती है बड़ा स्केल खरीदने की, तो फोल्डेबल स्केल होता है, उसको उसको यूज करिए, लेकिन रखना है, स्केल और पेंसिल यूज करनी है। प्रेजेंटेशन में बहुत ध्यान है। मैं आपको एक आंसर शीट दिखाऊंगा, एक रजिस्टर दिखाऊंगा पुराने स्टूडेंट का, प्रेजेंटेशन मुझे वैसा चाहिए। अब आपकी बस की हो या ना हो मुझे नहीं फर्क पड़ता, आपको वैसा प्रेजेंटेशन करना है। दैट यू हैव टू मेक, एंड दैट यू हैव टू मेक विद इन 2 मंथ्स। या तो अपने आप को सुधार लो आने वाले 2 महीने में, या फिर बुरा झेलने के लिए तैयार रहना बोर्ड एग्जाम में। क्यों आपको ऐसा करना है? इस बार रिकॉर्डिंग में मैं बोल रहा हूँ कि टीचर्स ने, बच्चों ने, स्कूल्स ने बहुत ज्यादा त्राही मचाई, बहुत मतलब बहुत गड़बड़ मचाई। मैनिपुलेशंस बहुत करे हैं लोगों ने, बहुत मैनिपुलेशंस करे हैं लोगों ने चीजों में, मतलब आई एम नॉट सपोज टू से दिस, बट आई नो मैनिपुलेशंस करी हैं, नकल करी है लोगों ने, बहुत कुछ करा है। तो बोर्ड क्या करेगा आपका, कि ये जो वेटेज है फर्स्ट टर्म की, जिसके 40, 35, अच्छा जिसके 40 में से 40 आ गए, नॉट बैड। लेकिन अगर आपके 40 में से 45, 35, 36, 37 भी आए हैं, तो भी आपके पास 99 तो टच करने के चांस हैं। अब बोलेंगे कैसे? हमने तो 35 नंबर का पेपर नंबर आने के चांस बने, 5 तो हमारे गलत ही हो गए। अच्छा, अगर 35 का 20% लेता हूं तो कितना होता है? 35 का 20%, 7 नंबर। ठीक है, और जो दूसरा एग्जाम होगा उसकी 80% वेटेज, तो चांसेस बन गए, ज्यादा आने के चांसेस बन गए आपके पास। सर अभी तो 50-50 है। अरे छोड़, तुम 50-50, मैं कर रहा हूं अभी तक नोटिफिकेशन आने दे बोर्ड का। और अच्छा। ये भी हो सकता है कि बोर्ड स्क्रैप ही कर दे उसको, लेकिन ऐसा करेगा नहीं बोर्ड। अगले, ये देखो, ये लड़का इसी उम्मीद में बैठा है कि अगला एग्जाम तो होगा ही नहीं, जैसे लक्ष्य लेवल बैठा है, आया वो नहीं आया अभी तक, आ गया, आ गया, है ना बेटा लक्ष्य? अगले एग्जाम में, अरे बोल दो श्रीमुख से कुछ, नहीं बोलेगा, नो सर। तो उन्हें लग रहा है कि अभी भी, अब ये लोग दुआ करते हैं कि अभी ओमरिकॉन तेजी से फैलता क्यों नहीं है ना? लोग ये उम्मीद कर रहे हैं अभी डिस्गस्टिंग, ये उम्मीद कर रहे हैं कि फैल जाए, कि हमारे इसी नंबरों के बेस पे काम चल जाए। लेकिन नहीं, नहीं, उसको होना ही है। वर्स टू वर्स कंडीशन में बोर्ड ने एग्जाम करे, 2 घंटे का पेपर होना है, डिस्क्रिप्टिव होना है। 50-50 अभी बोला गया, लेकिन अब तुमने देखा ना बोर्ड नोटिफिकेशन, पहले बोर्ड कहता था स्मॉल ए चल जाएंगे, फिर उन्होंने कैपिटल ए, क्योंकि स्मॉल ए में सी डी करना बड़ा आसान हो गया था। ठीक है, सर कुछ स्कूल में तो बच्चों को बोल रहे थे टीचर की सी लिख दो कुछ नहीं आता तो। हाँ हाँ होता है,
फिर उन्होंने कहा कैपिटल ABCD करिए, फिर भी थमी नहीं चीजें। फिर बोर्ड ने क्या करा कि भैया चेक ही नहीं करोगे तुम, अब थैला पैक करो और घर पहुंच जाओ, सीधा वहां पहुंचा दो बोर्ड में। अब नहीं, पिछली बार इको वाले एग्जाम से आपके पेपर स्कूल में चेक नहीं हुए हैं, इको के बाद वाले पेपर से, मतलब तुम बच गए। इको के बाद वाले एग्जाम 16 तारीख से जो एग्जाम हुआ था 16 से, उस दिन सुबह से 15 तारीख को शाम को नोटिफिकेशन आया था, उसके हिसाब से काम शुरू हो गया था। और चीजें क्या हो गई, अब रैप होते हैं सीधा 1:10, 15, 15, 20, 25 मिनट तक, और उसके बाद सीधा बोर्ड में चले जाते हैं आंसर शीट चेक होने के लिए, क्योंकि बहुत गड़बड़ मचाई लोगों ने। तो बोर्ड क्या करेगा, इट्स ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बोर्ड, को चैलेंज नहीं कर सकता उसको। इसकी वेटेज होनी है कम और डिस्क्रिप्टिव की वेटेज होनी है ज्यादा, और डिस्क्रिप्टिव वैसे ही बड़ा पेपर 2 घंटे का है। लेकिन आपके पास एक एडवांटेज है कि सिलेबस कम है। लेकिन परेशानी क्या है कि जिसने रेशो ढंग से कर रखी है या चैप्टर 1 ढंग से पढ़ रखा है, उसके लिए ये बहुत आसान है, वरना मुश्किल है। फिर जिसने इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा हुआ ढंग से, उसके लिए ये बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान, हल्का बल हलवा बिल्कुल। जिसने इशू ऑफ शेयर्स ढंग से पढ़ा हुआ है उसके लिए आसान है। जिसने एडमिशन ढंग से पढ़ा हुआ उसके लिए रिटायरमेंट कुछ भी नहीं है ना। मतलब ऐसा है कि बर्फ का गोला मारना है किसी को, इतना आसान है। ठीक है, इतना ज्यादा आसान है। तो अगर आपने पीछे के चैप्टर्स ढंग से कर रखे हैं, सो यू विल हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन नहीं कर रखे हैं तो परेशानी होगी। अब कई लोग, कुछ लोगों को तो मैं एग्जाम के आखिरी दिन तक रिवैल्यूएशन अकाउंट ही सिखाता रह गया। अब बताओ उनका यहाँ क्या होगा। और ये तो बिजनेस को, बंदे को मार रहे हैं, और ये बिजनेस ही बंद कर रहे हैं, बम डाल के उड़ा रहे हैं बिजनेस को डिसोल्यूशन में। डिसोल्यूशन का अगर आपको पार्टनरशिप नहीं आती ना, तो भी आपका काम चल जाएगा। सबका बाप NPO, वो बैठा ऊपर। उस समय तब ताजे ताजे 12th में आए थे, 11th में धक्के खा के आए थे, थोड़ा इंटरेस्ट अच्छा था, पढ़ाई कर ली। उसके बाद तो लगा यार ऐसे ही चलेगा, लेकिन नहीं चलेगा ना ऐसे। और अच्छा, मेरी एक्सपेक्टेशन सुन लीजिए ध्यान से। कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि इतना काम क्यों दे दिया। पहली चीज तो ये है कि आप कभी चैलेंज नहीं करेंगे, जिससे चैलेंज करना वो बाहर जाए यहाँ से, ठीक है, कोई चैलेंज नहीं होना। दूसरी बात, मैं आपको आपके क्लास ग्रुप पे, और जो लोग मुझे आते हैं उनको मैं फिजिकली प्रिंट दूंगा, प्रिंट एक पेज का, जिसमें इन चैप्टर्स के नाम होंगे, और उसके पास लिखा होगा इलस्ट्रेशन, उसके बाद लिखा होगा एक्सरसाइज, और यहाँ लिखा होगा स्कैनर, और क्वेश्चन नंबर 1 से 3। जैसे जैसे चैप्टर पूरा होता जाएगा आप टिक लगाते जाएंगे, ये इलस्ट्रेशन मेरी हो चुकी है, ये एक्सरसाइज मेरी हो चुकी है, और ये स्कैनर मेरा हो चुका है। मुझे हर बंदे का रिपोर्ट ये चाहिए होती है। मतलब जैसे चैप्टर खत्म होगा आप उसे क्लास ग्रुप पे उसको अपलोड कर देंगे, सो दैट आई कैन सी दैट। वो जो क्लास ग्रुप गूगल वाला बना रखा है उस पर आप अपलोड कर देंगे। मान लो इश्यू डिवेंचर है, इसके इलस्ट्रेशन आपको सारे करने हैं, इसकी एक्सरसाइज आपको सारी करनी है, और स्कैनर सारा करना है। उसके अलावा जो मैं वर्कशीट दूंगा वो अलग से होगी। तो आपको वो, एक तो आपको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जब काम खत्म हो जाएगा, ताकि मैं देखूं सही। अच्छा, उस डॉक्यूमेंट में क्या करना है आपने, जैसे इलस्ट्रेशन 5 करते समय आपको परेशानी हुई, तो वो उसको आपको ना इंपॉर्टेंट लिखना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, 15, 17 आपसे नहीं हुए, वो आपको इंपॉर्टेंट लिखना है, उस कागज पे इंपॉर्टेंट लिखना है आपने। स्कैनर का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6 आपसे नहीं हुए, उस पर इंपॉर्टेंट लिखना है। दैट आई वांट विद एवरीवन। आप किसी नोटबुक के बैक साइड में लिखे, कहीं पे लिखे, मुझे नहीं पता कहाँ लिखेंगे। और नहीं लिखते हैं तो क्लासरूम में रहेंगे, वो वहाँ इंटैक्ट रहेगा। जब मन करेगा खोल के देख लेंगे कि मेरे ये। अब क्या होगा इससे, कभी आपका बीच में टेस्ट तो होंगे ना, यूनिट टेस्ट तो होंगे आपके, स्कूल वाले भी आपके रिहर्सल एग्जाम्स लेंगे, तो वहां आपको वो पढ़ के जाना है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर वो आपके स्कूल में या आपके यहाँ घर कोचिंग में फंस रहे हैं वो क्वेश्चन, तो आपके वहां भी वो क्वेश्चन फंसेंगे। ये ध्यान देना है आपको। तो स्ट्रेटेजी का पार्ट ये हो गया कि आपको ये काम करना है एक। और जब मैंने बोला चैप्टर खत्म, तो ऑब्वियस है कि आपको उसके इलस्ट्रेशन, उसके स्कैनर, उसकी एक्सरसाइज वो सब करनी ही है, कोई चॉइस ही नहीं है ना। यहाँ मैं शॉर्टकट नहीं बताऊंगा आपको, शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, शॉर्टकट चलना नहीं है यहाँ पर तो, है ना। कैलकुलेशन के शॉर्टकट ऑब्वियसली आई विल टेल यू, लेकिन वैसे शॉर्टकट नहीं, क्योंकि मैंने पहले बड़े तरीके से सिखाया था, फिर मैंने रेशियोज में सारे चैप्टर में आपको शॉर्टकट सिखाए थे। और जब मैं पेपर देख रहा था तो मुझे दिख रहा था कि यार शॉर्टकट तो बच्चे लगा ही सकते थे, टाइम तो बचा ही होगा। और मैंने कहा था कि बाकी लोगों को मुश्किल लगे लगे, लेकिन शायद आप लोगों को पेपर मुश्किल नहीं लगेगा। अब पता नहीं किसको लगा मुश्किल वैसे। आपको ये बोलेगा थोड़ी मुझे मुश्किल लगा, अंदर से कह रही थी बड़ा डेडली था, सामने बोलेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा, किसको लगा मुश्किल वैसे। हाँ, हाँ, नहीं वो तो था, ब्लैक एंड व्हाइट पेपर, प्रिंट अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। हाँ, अब जैसे भाई साहब पीछे वाले कह रहे हैं कि मैं 1 घंटे तक बैठा रहा, मुझे आते ही नहीं थे। मतलब आउट ऑफ, मतलब 48, भाई साहब के 28 क्वेश्चंस बचे हुए थे। हम्म। अब कोई किसी के पास 1 घंटा बचा है तो मतलब, और तुम्हारा दिमाग बिल्कुल नहीं चला कि तुम, मतलब तुम्हारे पास 1 घंटा।
अच्छा, क्या क्वेश्चन थे जो तुमसे नहीं हो पा रहे थे? हम्म। अच्छा, ऑनलाइन में किसी ने फर्स्ट क्वेश्चन गलत करा है? किसी ने ऑनलाइन में फर्स्ट क्वेश्चन गलत? क्यों? मेरे यहाँ वाले एनसीईआरटी में भी था, सैंपल पेपर 2 में भी था। अरे ठीक है, जेलस फील करवा रहा है लड़की को, तो उसके सामने मलिका की तारीफ कर रहा है। कोई है जिसने फर्स्ट का ठीक आंसर करा था यहाँ ऑफलाइन बैठे हुए में? एक ऑफलाइन में एक नहीं, क्यों? हाँ नाइस, इधर हाँ गलत कर रहा है, नाइस, ठीक है जी। हाँ, 10th क्वेश्चन का आंसर सी है। और कितना घिसवाया था मैंने उसमें, सेक्रीफाइस टू गेन, सेक्रीफाइस टू गेन, सेक्रीफाइस टू गेन, सेक्रीफाइस टू गेन, भर भर करवाता था ना। हाँ, स्कीम में गलत था, 47 भी स्कीम में गलत था, तो गलत है। 48 क्यों करना था इसे? 48 तक करना था, ठीक है। हाँ, सी में आंसर गलत है उसका, क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन इज करेक्ट, उसका आंसर जो मार्किंग सी में डी दे रखा है, लेकिन उसका आंसर ए है। एक और गया। हाँ, अच्छा डिवेंचर, अच्छा सुनो, वो, अरे रुक जा, वो आपको 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 बताए गए थे ना कि रिडम्पशन के अगले साल पर से पहले वो क्या होते हैं आपके, नॉन करंट होते हैं, करंट होते हैं। ये कितनी बार ये क्वेश्चन का जिक्र आया था। तो हर टीचर कहता है कि यार हमारे बच्चों ने सब कुछ करा, सब करा, तो लेकिन मायने ये रखता है कि क्या आप पेपर को जल्दी खत्म कर पाए, क्या आप पेपर में एक्यूरेसी लेके पाए, क्या कोई क्वेश्चन आपको तंग कर रहा है, नहीं कर रहा था, बस सिर्फ इतनी बात थी। ठीक है, मैं नहीं कह सकता कि कोई क्वेश्चन ऐसा था जो रीच से बाहर था, जिसने भी ढंग से प्रैक्टिस करी होगी। हाँ बोलो, ठीक है। लेकिन आपने फिर भी ये देखा होगा, जिस प्रोपोर्शन में आपने मेहनत करी, रिजल्ट आपको उसी प्रोपोर्शन में मिलता है। जिस प्रोपोर्शन में आप हार्डवर्क करते हैं, डेडिकेशन से काम करते हैं, यू विल गेट मोर और लेस रिजल्ट, या मोर और लेस चांसेस टू स्कोर गुड इन दैट प्रोपोर्शन ओनली। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 20 सैंपल पेपर्स, 25 सैंपल पेपर्स करें। अगर किस्मत खराब होगी तो शायद गलत किया होगा, अदरवाइज ऐसी कुछ कोई परेशानी नहीं आई होगी। 23 बच्चे यहाँ पर हैं, 2 4 6 7 हाँ ठीक लग रहा है मुझे वैसे। जो नहीं आज उनसे तो बात करेंगे करेंगे। ठीक है जी, अब जो हो गया हो गया, समझ लो सिर्फ 20% मार्क्स आपके हाथ में। अब आपको 80% पे टारगेट करना है। 80% का रास्ता जाता है इन कितने चैप्टर से? 6 चैप्टर से जाता है। और सुनो ध्यान से, फिर मैं बोल रहा हूं आपसे, इस क्वेश्चन को कराने का तरीका, इस चैप्टर को कराने का तरीका मेरा ऐसा है जो और टीचर्स का नहीं है। आई विल मेक इट मैकेनिकल फॉर यू, हाथ अपने आप चलेंगे, प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन बनेगा, और हिंदुस्तान का कोई भी क्वेश्चन आ जाए परेशानी नहीं करेगा आपको। ठीक है, अभी बच्चे जो आते हैं, जैसे मेरे एसआरसीसी के या दूसरी जगह के बच्चे, आईआईएम के बच्चे भी हैं, कह रहे कैश फ्लो सर, बस मजा आ गया। सिर्फ किताब, ग्रेजुएशन में भी कैश फ्लो पढ़ रहे हैं और वो हो रहा है, अभी तक चल रहा है काम, 2 साल पुराने बच्चे भी हैं। ये वाला पार्ट ठीक है। उसके बाद ये डिसोल्यूशन बिल्कुल बिंदास, औरों से बिल्कुल अलग, जैसे और लोग करते हैं मैं वैसा नहीं कर रहा था, बिल्कुल अलग। आई विल मेक इट मैकेनिकल अगेन, अपने आप हाथ चलेगा। ठीक है, ये इश्यू ऑफ डिवेंचर्स जो होता है, इसको लोग एंट्रियां रटवाते हैं, मैं एंट्रियां नहीं रटवाऊंगा आपको, काम आराम से। ये तो मजाक है, ये तो कुछ, ये चैप्टर तो मजाक है बिल्कुल, समझ लो गिनती में नहीं है। इसको कुछ नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ ये पढ़ना है, ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला पढ़ना है। एनपीओ भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको। हाँ? नहीं, एनपीओ तो तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है ना, तुम्हें क्यों पढ़ाऊं? हाँ अच्छा, जो भी इसका हाँ ठीक है, करा देते हैं। अब सबसे पहला कि अब मैं जब मैं इससे शुरू करूंगा, क्योंकि आपको इश्यू ऑफ शेयर्स आता है, थोड़ा बहुत तो आता ही होगा ना, क्योंकि अगर मैं 7 दिन बाद, 8 दिन बाद, क्योंकि इसको कराने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर, अरे नहीं वो मैं याद दिला दूंगा, चिंता ना करो, वो तो मुझे वैसे भी दोबारा से करवाना है, रिटायरमेंट सब रिवैल्यूएशन सब सिखाने पड़ेंगे दोबारा से, मुझे मालूम है। घोट के पी गए तुम मुझसे आराम से, इसकी चिंता ना करो तुम। ठीक है, ये दोनों मतलब मुझे बहुत सारी चीजें पुरानी भूली बिसरी यादें ताजा करनी पड़ेंगी जब मैं रिटायरमेंट डेथ कराऊंगा आपको। और इसके भी बहुत अच्छे नोट्स हैं, इसके भी अच्छे नोट्स हैं, और इसके भी
इसके इसके भी बहुत अच्छे, मतलब इनकी जो क्रिटिकल टॉपिक्स हैं उनके नोट्स हैं काफी अच्छे। एक मेरा जस्ट अ मिनट, स्कूल वाला कॉल है। हाँ जी, हाँ हाँ, तो क्या करें, घटिया तो है, घटिया है, क्या कर लिया हमारा। फिर तो कोई बात नहीं, चढ़ा दो उसको। तो यार हमें क्या पता किसको, हमें क्या पता मार्केट तो प्रोजेक्ट में दम नहीं था तो क्या करते। हाँ हाँ वैसा करते हैं। हाँ, चलो ठीक है। यार ये बताना चाहिए था, वैसे तो घटिया था ये बहुत। ठीक है, चलो ठीक, चलो ठीक है, ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट था बीच में, तो हमारी मार्जिन की होती थी, उसमें से रिजेक्ट कर दिया। और लोगे चलेंगे इसको जाना बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन का घटिया प्लान था, हमें क्या पता दो तीन बैठ जाएंगे वहां पर रिजेक्ट कर दिया उसने। मशीन सब्जेक्ट से 5 चल रहे हैं, 10 से वो तो आर्मी का अलग हमारी बात कुछ ज्यादा डालूंगा नहीं इसको। ठीक है जी, मजाक मजाक हो गया काफी दूर। अब देखिए, मैं आज फिर भी बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्डिंग आप लोगों को बोल रहा हूँ, जिसे मेहनत नहीं करनी है, जिसे सारे क्वेश्चन सारी एक्सरसाइज सारे इलस्ट्रेशन नहीं करने, वो आज ही नाम कटा ले और किसी दूसरी जगह चला जाए। बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, बहुत क्लियरली। ठीक है, मैंने, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करी आप लोगों के लिए। 6 घंटे की क्लास ली, 4 घंटे की, तुम्हारी जीभ निकल आई जमीन पर टच करके, मैंने फिर भी वो क्लासेस ली। ठीक है, और तुम सोचो लिटरली मैंने 6 बार लिटरली मैंने ईश्वर शेयर्स पढ़ाया है। कभी किसी ने बोला हमें नहीं आता, आ जाओ भाई, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, एडमिशन, रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन, एग्जाम से आखिरी, मतलब आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। हालांकि आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 बार मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी क्यों बच्चे कर नहीं पा रहे हैं उसको। शायद मेरा ही कोई फॉल्ट होगा। इस बार मैं कोई फॉल्ट ऐसा रखूंगा नहीं, कोई फॉल्ट लाइन रखनी ही नहीं है। जिसे काम करना है पहले दिन से काम करे, जिसे नहीं करना है मैं बहुत ओपनली बोल रहा हूँ, अगर आपको अपनी पूरे साल की फीस वापस चाहिए वो भी मुझसे ले जाइए और चली जाइए यहाँ से, अगर आप काम नहीं कर सकते हैं तो, क्योंकि कोई चॉइस ही नहीं है। ठीक है, अगर आप सोचेंगे ओमिक्रॉन बढ़ जाएगा, उसके केसेस बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आई बिलीव इन प्रूडेंस, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, ऑलवेज प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। ये मैं इस पे बिलीव करता हूँ। ठीक है, और आपने देखा था ना आपको किस लेवल के क्वेश्चंस कराए थे, हालांकि, और क्योंकि आपने किस लेवल के क्वेश्चंस करे थे, तो शायद जब आप पेपर देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन वही पेपर बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लग रहा होगा, मुश्किल लगा होगा कुछ लोगों को, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन लोगों को मुश्किल लगे होंगे। लेकिन मैं ओपनली कहता हूँ कि मेरे बच्चों को शायद कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा होगा कि जो परेशानी, हाँ किसी ने बहुत ज्यादा गंभीर किस्म की
त्रुटियां रखी होंगी तो शायद उसको दिक्कत आई होगी, अदरवाइज एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल एंड अंडर रीच। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में समय लग रहा था कुछ क्वेश्चंस में, अदरवाइज उसके अलावा कोई परेशानी नहीं थी। मतलब हर चीज जो थी, हमने अगर हमने उसको 5 गुना साइज में देखा होगा तो वो 2 गुना साइज में आया था, समझ लीजिए ऐसा करके आया था। ठीक है। और लोग कहते हैं सैंपल पेपर सैंपल पेपर, अब आप देखिए सैंपल पेपर तो बदल ही गया आपका पूरा, जो पैटर्न आपका सैंपल पेपर का था बिल्कुल बदल गया उस सैंपल पेपर के पैटर्न से। ठीक है। तो बोर्ड आपके लिए लिबरल रहेगा, लेकिन बोर्ड लिबरल उन्हीं के लिए तो रहेगा जो पढ़ेंगे, है ना। और बाई चांस वैसे तो कोई बच्चा फेल नहीं हुआ होगा इस एग्जाम में, अगर कोई फेल हो गया तो कंपार्टमेंट कैसे देगा वो बताओ। और बोर्ड रिजल्ट आपका डिक्लेयर नहीं करेगा अभी, क्योंकि बोर्ड ने देख लिया कि बहुत सारी मैनिपुलेशंस हुई हैं, खराब चीजें हुई हैं। तो बोर्ड की प्रैक्टिस ये रहनी है अंडर प्रूडेंस कि इस एग्जाम जो हो चुका है उसकी वेटेज रखी जाए कम, और जो एग्जाम होने वाला है उसको डिस्क्रिप्टिव मोड में रखें। और अब बोर्ड सेंटर बदलेगा, देख लेना तुम। अभी तक तो क्या किया था, आप ही के स्कूल में सेंटर पड़े थे। मतलब बोर्ड का क्राइटेरिया ये था कि अगर आपके पास 2 फोटोकॉपी मशीन है, आपके हर रूम में कैमरा है, और आपके पास इंटरनेट का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो आपका सेंटर आप ही के स्कूल में रहेगा। वरना उस स्कूल में भेजा जाए जिन स्कूल्स में कैमरे वैमरे नहीं थे ना, वो बेचारे दूसरे स्कूल में गए, उनके बच्चों को नुकसान हुआ, है ना। तो क्या है कि आप फॉर्चुनेट थे कि आपका सेंटर आपके स्कूल में पड़ा, आप 35 37 38 40 तक भी स्कोर करके गए। आप में से बहुत लोगों के 40 आए होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड होंगे। तो अगर आपके 40 आ गए तो आपके 100% आने के चांसेस ज्यादा हैं। और दूसरा, आपने जज कर लिया कि आप कितने पानी में, है ना, कि तैयारी का लेवल कितना था, कितनी और तैयारी। अब मैं देख रहा हूँ आप में से बहुत सारे बच्चे ये जो थे वो लास्ट मोमेंट बहुत एक्टिव, बहुत एंथुसियास्टिक हुए और काम करना शुरू करा। क्यों ना हो कि एग्जाम से 2 दिन पहले तक जो आपने अपनी प्रैक्टिस का, प्रिपरेशन का लेवल रखा है, क्यों ना 3 महीने और रख लेते हैं इसे भी। दिसंबर ऑलमोस्ट निकल गया सिलेबस में, जनवरी फरवरी और मार्च तक और रख लीजिए उस लेवल को मेंटेन। ठीक है। अगर आप मार्च तक उस लेवल को मेंटेन करेंगे तो आई होप थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। तो ये इसी बात में हमारा आधा घंटा बीत चुका है। अब जरा कंटेंट की शुरुआत करते हैं। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। किसकी वेटेज क्या, कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें तो पूरे नंबर लेने हैं। भाई वेटेज क्यों देखता है बंदा, कि अगर 20 15 नंबर का है तो कम से कम 12 13 तो आ ही जाएंगे। हम तो कहते हैं नहीं भैया, 15 है तो 15 लाने हैं आप, लाने हैं। और डिस्क्रिप्टिव में आप ला सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव का एक ही मंत्र होता है। ठीक है। सैंपल पेपर क्या कर रहे हैं, दैट आई टेल यू इन लेटर स्टेज, क्या करना है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पहले आपको क्या करना है, जो आपके टेक्स्ट बुक है, तो अभी क्या करना है, आपके पास ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जितनी भी थ्योरी कराऊंगा वो एनसीईआरटी से कराऊंगा, क्योंकि आई डोंट वांट टू टेक अ चांस नाउ। इसलिए मैंने एनसीईआरटी का डाउनलोड कर लिया, अभी मैं उसी को स्क्रीन पे चलाऊंगा। आई टेक दैट, आई सेंड इन द ग्रुप ऑल्सो। उसका प्रिंट ले लीजिए, फोटोकॉपी कर लीजिए, जो कर लीजिए वैसा कर लीजिए। ठीक है। उसको रख लीजिए अपने पास। और कोशिश करिए कि जो प्रिंट आपको हैंड आउट, जो लोग मेरे पास ऑफलाइन आएंगे उनको मैं प्रिंट करके दे दूंगा कागज, मैंने दिए बहुत लोगों को दिए। ठीक है। आई गिव कलर प्रिंट आउट, नो इश्यूज दैट। जो लोग ऑफलाइन में, भाई वो खुद प्रिंट निकालें, ऑनलाइन में है जो। और अगर चाहिए तो मेरे से आके कलेक्ट कर लें, मैं यही कर सकता हूँ और थोड़ी कर पाऊंगा कुछ। तो जो नोट्स आपको मिलेंगे वो इस चैप्टर के मिलेंगे, बहुत अच्छे वाले। इस चैप्टर के मिलेंगे अच्छे वाले, इसके मिलेंगे, इसके मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं। इस वाले के मैं नोट्स बना रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा टाइम नहीं मिला था। इसमें देयर इज नो नीड ऑफ नोट्स, देयर इज नो नीड। ठीक है। इसमें हो सका तो मैं कुछ क्वेश्चन इसमें थोड़े से मैं रिवीजन करूंगा, थोड़ी चीजें रिवाइज करूंगा। इशू ऑफ डिबेंचर का मेरा जो तरीका है वो क्या करना है, पहले मैं इसको पूरा करूंगा, देन आई टेक दिस वाला चैप्टर 2, उसके बाद मैं लेके चलूंगा 3 ये वाला, उसके बाद ये लेके लूंगा 4। ठीक है। और ये, अगर आपको ये तो मैं एक ही क्लास में, मतलब बीच में कभी एज अ फिलर में करवा के इसको ये बीच में लेके चलेंगे। और सबसे लास्ट में फिर हम इसको लेके चलेंगे। इसको क्या लेके चलना है, इसको रिवाइज कम दोबारा पढ़ाना हो जाएगा, वैसे करके लेके चलेंगे इसको। ठीक है। तो किसी को एनपीओ नहीं आता तो वो भी मुझे बहुत ओपनली बता दे। है कोई ऐसा, अभी इतने लोग बैठे हैं, 1 यस 2 3, इधर भाई साहब आपको, हाँ, हाँ, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, सेल्फ स्टडी का बहुत टाइम मिलेगा आपको बहुत टाइम मिलेगा सेल्फ स्टडी का। हम लोग रिलेशंस को तोड़ेंगे फिर अच्छे से, और वो टाइम मिलेगा, है ना। तो अच्छा, अब ये बताइए मुझे, एक बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन है मेरा, मतलब आप ही लोगों से पूछ रहा हूँ कि पढ़ाते समय मुझे क्या और इम्प्रूव करना है ना। क्योंकि मैंने देखा कि जब मैंने इशू ऑफ शेयर्स पढ़ाया तो मुझे उसे 6 बार पढ़ाना पड़ा। तो क्या गड़बड़ हुई, कोई ओपिनियन बोलो। आई एम वेरी ओपन टू क्रिटिसिजम्स। अब चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मालूम है कि मुझे इंप्रूवमेंट करना है, और इंप्रूवमेंट तो हर बंदे को करना है। मुझे 20 साल पढ़ाते हुए हो गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरे बच्चे नहीं समझ पाते चीजों को। हाँ बताइए। ऑनलाइन या ऑफलाइन में कोई बोलेगा। और मुझे तारीफ पसंद नहीं है ज्यादा,
बस। हाँ नहीं, वो खैर तुम्हारा तुम्हारा साथी कम है वैसे, कोई बात नहीं। बताइए यार, शर्माई नहीं। व्हाट एल्स यू वांट, किस तरह से? तुम तो ऐसे लग रहे, अरे मैं नहीं निकालूंगा तुम्हें यार इस बात पे। ऐसे थोड़ी। हाँ हाँ, क्वेश्चंस आपको बीच बीच में चाहिए ना, हाँ ठीक है। लेकिन इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्लास फिर 2 घंटे की करनी होगी हमें, ये ध्यान रखना। हाँ एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। चाहे वो एक ही क्वेश्चन का टेस्ट दूं, लेकिन एक टेस्ट लूंगा मैं। एक क्वेश्चन, वीक में एक क्वेश्चन, और उसको क्लासरूम में डाला और उसको सॉल्व करके डाल दिया। एक क्वेश्चन करो तुम, एक क्वेश्चन। क्या क्या उससे क्या होता है? वो मैं दूंगा ना, वो मैं देख लूंगा, तुम्हें एक हो जाए तुम्हारा। नहीं, ठीक है। अगर हमने एक वीक में जो पढ़ लिया तो उसको एक टाइम दे देंगे, 15-20 मिनट। 20 मतलब अगर मान लो मैं 2 क्वेश्चन देता हूँ, 6 से 12, 15 मिनट का टाइम दे देंगे। 15 मिनट में करो, सॉल्व करके अपलोड कर दो, खत्म। दैट इज देयर, है ना। मैंने आपको ऐसा नहीं कराया कि जैसे बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, चलो किताब के 5, 7, 15, 17, 12, 18 ऐसे क्वेश्चन कर दिए, चैप्टर खत्म हो गया। मैंने हर चैप्टर में आपको कंसेप्ट दिए हैं। कंसेप्ट की मदद से आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। कंसेप्ट, जैसे इसने बच्ची ने मुझसे पूछा था, इसने पूछा था मुझसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की अगर मैं इलस्ट्रेशन कराता तो भी काम चल जाता। लेकिन बकायदा नोट्स दिए आपको, उनका कंसेप्ट सिखाया, उससे रिलेटेड एन्यूमरस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा होता है, ठीक है। अभी क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो डिब- अ, हाँ, इशू ऑफ डिबेंचर्स की बात कर रहा हूँ मैं। और इशू ऑफ डिबेंचर्स का मतलब, डिबेंचर बेसिकली होता है लोन डॉक्यूमेंट, अ डॉक्यूमेंट विच सिग्निफाइज दैट यू हैव टेकन अ लोन फ्रॉम समवन। हम टीएस ग्रेवाल को बाद में देखेंगे, उसको भी मैं दिखा दूंगा आपको, कोई इशू नहीं है। थ्योरी तो करनी है, अब मैं नहीं चाहता कि आप थ्योरी के लिए फिर, आपको याद होगा ना, थ्योरी पढ़ना, वो पीछे भाई साहब कह रहे थे थ्योरी पढ़ना, तो अब तो थ्योरी साथ साथ चलेगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस भी होगी साथ साथ और थ्योरी भी चलेगी साथ साथ। तो हमें थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ेगा अपना। आज मैंने पहली क्लास 1 घंटे की रखी थी, लेकिन बाद में मैं क्लास का टाइम बढ़ दूंगा। और आप खाना पीना खा के आइए, पानी वानी पी के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 घंटे बैठ बनाने का मूड बना के आइए। जब तक हमारा सिलेबस कंफर्टेबल जोन में नहीं जाता, तब तक 2-2 घंटे की क्लास मुझे रखनी है, ठीक है। और क्योंकि मेरी कुछ सीट खाली हो रही है, आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त इंटरेस्टेड हो आने के लिए, यू कैन ऑलवेज टेल, है ना। क्योंकि जो जो स्थान खाली होगा, उसी जगह मुझे दूसरे लोग तो रखने पड़ेंगे ना फिर, ठीक है। ऐसा करके बोला, ये एक बच्चा कहता है मैं जाऊंगा, वो थोड़ी बता के जाऊंगा मैं चाहूंगा कि मास्टर तुम्हारा सेंटर बर्बाद हो जाए। ओके, चलिए स्क्रीन पे देखिए आप, एनसीईआरटी को मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, जस्ट सी द स्क्रीन। और हाँ जी, विजिबल है, देख रहा है, एनसीईआरटी दिख रही है आप लोगों को? ये यस देखिए, दिस इज विजिबल एनसीईआरटी आपके सामने। और इसका प्रिंट आउट ले लें या आप अपने नेट पे रख लें, प्रिंट आउट ले लें तो ज्यादा। प्रिंट आउट, अब 69 पेज है इश्यू ऑफ डिवेंचर वाले चैप्टर में, इसमें इश्यू और रिडम्पशन दोनों शामिल है। तो हमें सारा तो पढ़ना नहीं है इसके अंदर, तो हमें लेके चलना है। जहां जहां मैं अंडरलाइन कराते चले जाऊंगा, वो अंडरलाइन करते चले जाएंगे, थ्योरेटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी को लेके चलेंगे हम लोग। डिवेंचर की अगर डेफिनेशन आती है, डिवेंचर की और सारी चीजें, ठीक है जी। डिवेंचर लैटिन वर्ड डेबेरे से और बोरो से, मतलब डिवेंचर इज अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट, ये देखो ये डेफिनेशन है इसकी। इट इज अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेट अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। व्हाट इज अ कॉमन सील ऑफ अ कंपनी? अगर आपने देखा होगा इश्यू ऑफ शेयर्स में कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक होती है स्टैम्प। स्टैम्प मतलब सिग्नेचर। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, हाउ विल इट साइन? तो अ स्टैम्प इज टू बी प्लेस्ड एंड द ऑथराइज सिग्नेचरी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या मैनेजर होगा, कोई भी होगा, ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी द पर्सन इज गोइंग टू साइन। It contains a contract of repayment of principal after a specified period or at intervals or at the options of the company for payment of interest at a fixed rate payable either half yearly or yearly fixed rates. आप ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो होगा वो तो हाफ ईयरली होगा या ईयरली होगा, है ना। क्वार्टरली तब होगा जब क्वेश्चन बोलेगा। अच्छा याद होगा आपको, इस बार आपके क्वेश्चन नंबर 23 आया था जिसमें फेस वैल्यू नहीं दे रखी थी, है ना। तो लेकिन जब उसको मिला रहे थे तो 20, 30, 40 लग रहा था, तो ऑब्वियसली वो 100 के बराबर वाली वैल्यू लग रही थी। ऐसे कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर ऐसा कभी डिवेंचर में आए, तो डिवेंचर की अगर फेस वैल्यू नहीं गिवन है तो उसे 100 रुपए मानते हैं। कितना मानते हैं? 100 रुपीज मानते हैं। और शेयर में अगर फेस वैल्यू नहीं दे रही तो उसे 10 रुपए मानते हैं। लेकिन उस क्वेश्चन में 10 से तो ज्यादा चल रही थी चीजें, इसीलिए आप सेफली 100 एज्यूम करके कर सकते थे उसको।
और जब ऐसा क्वेश्चन है तो करो ही मत ना, फिर आपके पास चॉइस होती है। लेकिन यहाँ डिस्क्रिप्टिव में यू हैव लिमिटेड चॉइस। आपको चॉइस 3 नंबर के क्वेश्चन में मिलते हैं, 6 में मिलती है, 8 नंबर में भी आपको चॉइस मिल जाएंगी। ऐसा करके होगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए सेक्शन। हम बोलते थे सेक्शन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। कौन सा सेक्शन भाई? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 230 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, ये है ये वाला है। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, ये अगर एमसीक्यू बोलूं वो तो छोड़ दो, लेकिन डिवेंचर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? डिवेंचर के अंदर इंक्लूड होता है डिवेंचर इन्वेंट्री, आपको बोलेंगे हमने तो पढ़ा ही नहीं है। बॉन्ड्स, ठीक है, एंड अदर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। अभी चार्ज क्या होता है इसका भी मैं जिक्र करूंगा आपके सामने। तो इसने 3 चीजों की बात करी है। डिवेंचर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बेसिकली नंबर ऑफ कंपाइल्ड डिवेंचर, 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20 लाख, 1 लाख, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। बॉन्ड्स जो होता है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। और चार्ज क्या होता है इसके बारे में मैं आगे डिस्कशन करूंगा मैं आपको, कि चार्ज का क्या मतलब होता है डिवेंचर के केस में। और बॉन्ड्स को बॉन्ड्स क्यों बोलते हैं, उसे डिवेंचर क्यों नहीं बोलते हैं, बॉन्ड्स की कैटेगरीज क्या होते हैं उसको भी हम देख के चलेंगे आपके। तो देख रहे हैं ये वो चीजें हैं जो कि प्राइवेट ऑथर्स की बुक्स में नहीं है और जिसका फायदा पेपर सेटर उठाता है। और अब जैसे आप देखिएगा स्टैंप एक्ट हो गया, और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स हमें मालूम था कि होता है, वो तो 11th में पढ़ा था। स्टैंप एक्ट के बारे में नहीं पता था, ठीक है। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने एनसीईआरटी की किताब को पढ़ाने के लिए बोला था आप लोगों से उसको, और जो सैंपल पेपर भेजा था मैंने, एक पूरे क्लास ग्रुप में 2 सैंपल पेपर भेजे थे, उनमें से एक सैंपल पेपर का वो क्वेश्चन नंबर क्या था, 3 था। तो आप जिसने गलत किया तो वो मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। आगे चलते हैं, और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी का 2021 22 का एडिशन है ये। थोड़ा आगे चलते हैं, बॉन्ड क्या होते हैं जी। अब जरा बॉन्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। They are also instrument acknowledging the debt. Traditionally, government issues bonds, but these days bonds are being issued by semi-government, non-government. The term debenture and bonds are now being used interchangeably. ठीक है। अब मैं आपको बता दूं जरा बॉन्ड बेसिकली क्या होता है इसका। इसको मैं बोला टीएस ग्रेवाल की किताब को मैं थ्योरी आपको कराऊंगा, वहां भी आपको मैं डिस्कशन कराऊंगा। यहाँ तो हमें जो बेसिक है, जो हमारा कोर है, जो हमारी बाइबल है या जो भी हमारी है, गीता बोल रहे, कुरान बोल रहे, बाइबल बोल रहे, वो हमारी यही है, इसके हिसाब से हमें चलना है। बॉन्ड्स पता क्या होते हैं, उनके साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मेंशन होता है। जैसे मान लो एक डिबेंचर है 100 रुपए का, 10% डिबेंचर है, पढ़ा होगा आपने रेशो में 10%, मतलब उस पर इंटरेस्ट लगता है 10% देना पड़ता है, 10% डिबेंचर्स होता है, ठीक है। अब बॉन्ड जो होते हैं ना वो ऐसे नहीं होता कि 10% बॉन्ड, 20% बॉन्ड, 30% नहीं। सपोज एक बॉन्ड 10,000 रुपए का, एक बॉन्ड 10,000, एक बॉन्ड 1,000 रुपए, एक बॉन्ड 100 रुपए का भी हो सकता है, ठीक है। तो दे आर द मल्टीपल ऑफ 100, दे आर मल्टीपल 1000। जब आप बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे ना, देयर इज अ चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके अंदर है। और एक चैप्टर है कैपिटल मार्केट का, फाइनेंशियल मार्केट्स का। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दिखता है आपको सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज के अंदर दिखते हैं बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या होता है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होता है। अब 10,000 रुपए का एक बॉन्ड है, तो जब कंपनी इशू करती है उसको 9,000 रुपए में इशू करती है, कितने में इशू करती है, 9,000 में। मतलब बॉन्ड्स आर ऑलवेज इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है जी। बॉन्ड्स आर ऑलवेज इशूड एट डिस्काउंट पे इशू होते हैं बॉन्ड्स, ठीक है जी। और जब उनका रिडम्पशन होता है, रिडम्पशन का मतलब रिपेमेंट, रिपेमेंट मतलब उनका पैसा वापस करेंगे आप 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद, तो आप पूरा 10,000 वापस करेंगे। यानी कि आपने डिस्काउंट पे इशू किया, मतलब जैसे नैना ने मुझसे बॉन्ड खरीदा 10,000 का, नैना ने कहा सर ये 10,000 का बॉन्ड है, मैंने ला 9,000 रुपए दे दी, मैंने नैना से 2,000 9,000 रुपीज ले लिया और मैंने बॉन्ड पकड़ा दिया 10,000 का। मतलब आई हैव टेकन अ कैश और बैंक इक्विवेलेंट टू 9,000 एंड आई हैव एक्सेप्टेड अ लायबिलिटी ऑफ रुपीज 10,000, ठीक है जी। फिर उस बॉन्ड को मैंने प्रोडक्टिव कामों में लगाया, उससे प्रॉफिट कमाया। जब प्रॉफिट आ गया तो 2 साल 3 साल बाद जब उसकी बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड आई, तो नैना मेरे पास आके बोलती है सर ये पकड़ो अपना बॉन्ड, मेरा पैसा वापस दो। अब मैं उसे कितना देता हूँ, 10,000 रुपए देता हूँ। तो नैना को फायदा हुआ ना कुछ, 1,000 रुपए का। इसे कहते हैं नोशनल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, नोशनल इंटरेस्ट, NOTINOL, नोशनल इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं दे आर ऑलवेज इशूड एट डिस्काउंट, इसीलिए इनका दूसरा नाम होता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इनको, डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी बोलते हैं। अच्छा जी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्क्रीन पर आपके सामने ताकि आपको ध्यान रहे। इनका दूसरा नाम क्या होता है, इनका दूसरा नाम होता है, इनको डीप डिस्काउंट, डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी बोला जाता है इनको। एक और परेशानी, अगर किसी डिबेंचर के साथ 10%, 2%, 5% लिखा है तो उसको पता क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कूपन रेट। क्या बोलते हैं उसको, कूपन रेट। मतलब 10% है तो 10% कूपन रेट है, 15% डिबेंचर है तो 15% कूपन रेट है, उसे कूपन रेट बोलते हैं, ठीक है जी। लेकिन बॉन्ड के साथ कोई कूपन रेट होता है, होता है, अरे कोई रेट होता है एसोसिएट, नहीं होता ना। इसे क्या बोलते हैं, इसको जीरो कूपन रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको,
जीरो कूपन रेट। तो जो बॉन्ड्स होते हैं इसके सिनोनिम्स होते हैं, इन्हें डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी बोला जाता है और इन्हें जीरो कूपन रेट भी बोला जाता है, जीरो कूपन रेट भी बोला जाता है। जबकि नॉर्मल डिबेंचर्स जो होते हैं वो डिस्काउंट में नहीं इशू होते, हो सकते हैं, लेकिन वो फेस वैल्यू होती है उनकी, फेस वैल्यू से ज्यादा, फेस वैल्यू से कम, फेस वैल्यू के बराबर इशू कर सकते हैं। दे आर नॉट ऑलवेज इशूड एट डिस्काउंट, है ना। अच्छी कंपनी होगी तो प्रीमियम पे इशू कर देती है। तो लेकिन यहाँ क्या होता है, ये हमेशा डिस्काउंट पे इशू होता है, इसलिए इन्हें डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी बोला जाता है और इन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड नहीं होता है, इसीलिए इन्हें जीरो कूपन रेट भी बोला जाता है। गॉट इट जी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब शेयर और डिवेंचर के बीच में डिफरेंस बोल रहा है, ओनरशिप का, रिटर्न का, रिपेमेंट का, वोटिंग राइट का, सिक्योरिटी का। जनरली डिफरेंस कैसे होने चाहिए, डिफरेंस टेबुलर फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। ये बेसिस ऑफ डिफरेंस होना चाहिए, ये शेयर्स होना चाहिए, ये डिवेंचर्स, ऐसे करके डिफरेंस होने चाहिए, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ टेबुलर फॉर्म में। अगर आपके एग्जाम में कभी डिफरेंस 3 नंबर का है, 2 नंबर का है, उसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे आप। इन्होंने क्या कर रखा है, स्टेटमेंट फॉर्म में दे रखा है। ये इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उससे जगह बचती है, जगह बचाने के लिए लोग ऐसा करते हैं। अदरवाइज जो सही तरीका होता है वो टेबुलर फॉर्म में दे। डिफरेंस मस्ट ऑलवेज बी गिवन इन टेबुलर फॉर्म। कीप दिस थिंग इन योर माइंड इन इको, इन बिजनेस स्टडीज एंड इन अकाउंटेंसी। हमेशा डिफरेंस टेबुलर फॉर्म में देंगे, यू विल हैव अ चांस टू गेट फुल मार्क्स इन दैट। शेयर जो होता है वो ओनरशिप होता है, जबकि डिवेंचर क्या करता है, सिर्फ डेट होता है। डिफरेंस है शेयर और डिवेंचर के बीच। शायद डिफरेंस की टेबल नीचे दे रखी होगी, दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है, चलो कोई बात नहीं, नहीं दे रखी। हाँ, तो ये जो शेयर्स होते हैं, ये शेयर्स क्या होते हैं भाई, ये ओनरशिप राइट देते हैं आपको। अगर आपके इक्विटी शेयर हो तो आप मालिक है बिजनेस के, हाँ या ना। और डिवेंचर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो डेट होता है। डेट मतलब कर्जा, इट एक्नॉलेजेस किया डेट, कि आपकी कंपनी ने युविका से डेट ले रखा है, नैना से ले रखा है, विदिशा से ले रखा है, अद्विति से ले रखा है, डेट, इनको कहते हैं हम लोग क्या, डेट का एक्नॉलेजमेंट होता है। रिटर्न, हम मुझे बताइए किसमें रिटर्न फिक्स आती है, डिवेंचर्स में रिटर्न फिक्स आती है या शेयर्स में रिटर्न फिक्स आती है, फिक्स रिटर्न डिवेंचर में। शेयर में रिटर्न अनसर्टेन होती है, ठीक है। Return on share is known as dividend, where the return on interest is called interest. The rate of return on shares vary from year to year. मतलब एक साल डिविडेंड देंगे, अगले साल नहीं देंगे। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, बिंदु फिक्स, बिंदास फिक्स है। तो ये डिवेंचर का इंटरेस्ट क्या होती है, फिक्स होता है। जब भी आप किसी से लोन लेते हैं तो भाई सबसे पहले तो इंटरेस्ट क्या होगा वही तो डिसाइड करते हैं। मुझे बैंक से लोन लेना है, एक बैंक कहता है 10%, एक कहता है 8%, एक कहता है 7%, एक कहता है 12%। किससे लूंगा भाई, जो रेट कम से कम दे रहा है उससे लूंगा, ऐसा चलता है। रिपेमेंट, रिपेमेंट मतलब वापस करना उसको। क्या शेयर का कभी पैसा कभी वापस होता है, इक्विटी शेयर का पैसा वापस करोगे, कभी नहीं वापस किया जाता है। जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी आप पैसा वापस करते हैं उसका, तो ये डिफरेंस है। जबकि डिवेंचर का पैसा आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड यू हैव टू रिटर्न इट, यू हैव टू पे इट बैक। लोन है वापस तो करना पड़ेगा, है ना भाई। हर्षित थोड़ी है कि दम ससुर से लोन लिया, कहता भैया भूल जाओ उसे तुम, ऐसा नहीं। और वैसे भी अगर अगर तुम ससुर से भी लोन ले रहे हो तो कागज वागज के बेस पे लोन लोगे, एंड देयर इज अ रिपेमेंट ऑब्लिगेशन ऑलवेज। वोटिंग राइट, भैया शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है, डिवेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता है। दे डू नॉट नॉर्मली हैव अ वोटिंग राइट। शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है, वो भी इक्विटी वाले को, और इसको। एंड देयर आर सर्टेन इक्विटी शेयर्स नाउ जिनमें वोटिंग राइट भी खत्म कर दिया है। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने उसको इशू किया था, मतलब इक्विटी शेयर्स विदाउट वोटिंग राइट्स, उनको डिविडेंड का रेट थोड़ा ज्यादा दे दिया जाता है। ऐसा भी होता है। प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जैसे, उनको वोटिंग राइट नहीं होता है। और डिवेंचर्स तो भूल ही जाइए, मतलब डिवेंचर बंदे ने लोन दिया है तो आपकी कंपनी में वोट कैसे कर सकता है भाई, नहीं कर सकता। सिक्योरिटी, अब मुझे बताइए कौन ज्यादा सिक्योर होता है, शेयर्स ज्यादा सिक्योर होते हैं, डिवेंचर्स ज्यादा सिक्योर होते हैं, क्या ज्यादा सिक्योर होता है बताइए, डिवेंचर्स। क्योंकि अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो उसके अगेंस्ट जो मॉर्टगेज कर दी जाएगी वापस करना पड़ेगा, है ना। अच्छा जी, कन्वर्टेबिलिटी, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। इक्विटी शेयर किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में। ये कन्वर्टिबिलिटी की बात कर रहा है भाई। इक्विटी शेयर्स जो हैं वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वी कैन डू दैट। या डिवेंचर्स जो होते हैं उनको हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट हैपन्स। लेकिन तुम बोलो शेयर का शेयर में, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन डिवेंचर का दूसरे डिवेंचर में कन्वर्जन हो सकता है। कैसे, पहले आपके 10% डिवेंचर्स थे, अब आपने बोला ऐसा करो यार कि, ऐसा करो कि 15% डिवेंचर ले लो तुम, मैं पुराने वाले नहीं चुका सकता, उन्हें कैंसिल कर दो, हो गया। 10% डिवेंचर और 15% डिवेंचर ऑल टुगेदर आर टू डिफरेंट कैटेगरीज, तो डिवेंचर कन्वर्ट हो सकते हैं। कोई डाउट किसी को, ऑनलाइन वालों को भी किसी को प्लीज बताइए मुझे, कोई डाउट।
सर जैसे आपने बोला कि डिबेंचर 10% डिबेंचर है, हाँ जी। उसको आप 15% में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सर उसका नेट डिफरेंस लेंगे या फिर वो पूरे कन्वर्ट करेंगे? नहीं नहीं, देखो पता क्या करते हैं, पहले आप पहले देखिए कि अगर आपने डिबेंचर का इंटरेस्ट 3 साल पहले डिबेंचर इशू करे थे और आपने इंटरेस्ट पे करते चले गए, तब आपको सिर्फ प्रिंसिपल पे करना है ना। तो मान लो 10 लाख रुपए के डिबेंचर थे और आप इंटरेस्ट पूरा पे कर चुके हो, अब आपको 10 लाख ही तो रिपे करने होंगे ना। तो 10 लाख कैसे रिपे करना, आपने बोला 10 लाख तो मेरे पास है नहीं भाई, ऐसा कर 10 लाख रुपए के 15% डिबेंचर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 10 लाख रुपए कन्वर्ट। अच्छा, अगर आपने 10 लाख के डिबेंचर इशू करे तो 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट था उन पर, वो आपने पे नहीं किया, तब डिबेंचर कितने के इशू होंगे, अब 13 लाख रुपए के होंगे। तो समझ पाए बात को, यस। अगर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो उसको मिला के होता है, अदरवाइज नहीं। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आपकी क्लास में, आपकी किताब में टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स हैं और इनकी अलग अलग टाइप। सबसे पहले बोला सिक्योर डिबेंचर्स। सिक्योर का मतलब क्या है कि भाई इनका पैसा मिलेगा मिलेगा, डूबेगा नहीं। अब सिक्योर कैसे होते हैं बताइए, सिक्योर कैसे होते हैं, मॉर्टगेज करके भाई, मॉर्टगेज करके। तुम तुम जैसे मान लो, तुम्हें मालूम है कि एक बैंक बहुत आराम से कार लोन और होम लोन दे देता है, क्यों भाई, और पर्सनल लोन देने में बड़े चक्कर कटाता है वो, क्यों दे देता होगा होम लोन और कार लोन, कोई बताइए। हाँ हाँ, कार जो है ना, कार कार अभी मैंने कुछ दिन पहले मेरी मेरी जो मैंने कार खरीदी हुई थी, वो उसका लोन वोन खत्म हुआ था, तो उसका लोन का जो मैंने चिट्ठी, फिर ऑनलाइन सिस्टम आ जाए, सारा कुछ करके, सारे डॉक्यूमेंट बना के, सब कुछ फीस वीस पे करके ऑनलाइन बाई पोस्ट मैंने कागज अथॉरिटी भेजे, माल रोड में अथॉरिटी, उसका नंबर DL1C नंबर की गाड़ी थी वो। तो मेरे आरसी जो है ना, उस पर लिखा रहता था, मैं आई जस्ट शो यू, आपको मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि कैसे, अगर बैंक जो है किसी गाड़ी के बेस पर लोन क्यों देता है आपको, और अगर जब तक आप उस लोन को चुकाएंगे नहीं, तो वो गाड़ी जो होती है ना, वो जो व्हीकल होता है, वो व्हीकल जो होता है वो बैंक के नाम पे रहता है, वो व्हीकल बैंक के नाम पे रहेगा भाई। वो व्हीकल जो होता है वो हमेशा बैंक के नाम पे ही रहता है। अब आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मान लो, मैं इसको हटा दूं थोड़ा सा, जस्ट होल्ड करिए। स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, ये देखिए स्क्रीन दिखा रहा हूँ आपको मैं यहाँ पर। जब तक आप बैंक का लोन नहीं वापस करेंगे, तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, तब तक आप उस गाड़ी को बेच ही नहीं सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने, वेयर इज दैट यार, कहाँ चला गया, स्क्रीन दिख रही है आपको, कुछ स्क्रीन पे दिखा, नहीं नहीं सर। दिखा, नहीं दिखा, जस्ट होल्ड करिए। ये दिख रहा है कुछ, हेलो, यस। आरसी दिख रही है ना, आरसी, और इस आरसी पे कहीं लिखा हुआ हाइपोथेकेटेड, दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा शायद। इस जगह पे ना एक जगह लिखा रहता है हाइपोथेकेटेड टू मैन्युफैक्चर व्हीकल, नहीं दिख रहा है इसमें मुझे, इसी पे होता है। नहीं बैंक नहीं, पहले क्या होता था आरसी पे भी लिखा रहता था, अब शायद बदल गया क्योंकि नए मॉडल की थोड़ी सी गाड़ी थी, 2017 मॉडल है ये, एनीवे। तो उसमें मेंशन, फिर ये, अच्छा अभी यहाँ मेंशन नहीं है ना, मान लो मैं इसको बेचना चाहता हूँ, अगर ठीक है, अगर मैं इसे बेचना चाहूंगा तो क्या करना पड़ेगा, तुरंत से जो खरीदने वाला होगा वो चेक करा देगा अपने बैंक से, बैंक देखेगा भाई इस पे तो लोन है, जब तक मैं लोन नहीं चुकाऊंगा मैं इसे बेच नहीं सकता, या तो मैं लोन ट्रांसफर कराऊं, लोन ट्रांसफर होता नहीं व्हीकल का। तो बैंक हमें लोन पता है क्यों देता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि लोन नहीं देगा गाड़ी उठवा लेंगे इसकी, है ना। अब जैसे मान लो कि अर्नब अपने लोन वाली गाड़ी थी, लोन नहीं चुकाया, ठीक है, गाड़ी की पिछली सीट में बीवी और बच्चा बैठे हुए थे, तो बैंक के गुंडों ने अर्नब को खींचा, गाड़ी लेके चले गए बीवी बच्चों के साथ। हंस रहे थे, कितना गंदा आदमी है, देख ले, जाने देगा ऐसी गाड़ी लेके, हो मतलब तुम्हारी गाड़ी में किसी और के बीवी बच्चे बैठेंगे, बड़ा खतरनाक आदमी है तो यार, इसके पड़ोस मत बैठा करो, जेब में हाथ डालता है दूसरों की, बहुत बेकार आदमी है। अरे भाई, बैंक तुम्हें होम लोन क्यों देता है, क्योंकि वो तुम्हारे घर को मॉर्टगेज लिख लेता है भाई। बैंक का लोन, होम लोन बैंक का बड़ा सिक्योर लोन है, अगर बंदा नहीं चुका पाया तो घर नीलाम कर देंगे। गाड़ी अगर आपकी ले ली बैंक ने,
आपने बैंक से लोन लेके गाड़ी ली और अगर आप EMI नहीं भर रहे हो तो बैंक आपकी गाड़ी नीलाम करवा देता है भाई। अबे तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट साथ साथ चलता है। मेरी बात सुनो, बैंक बड़े चालाक होते हैं, पहले इंटरेस्ट वसूलते हैं, प्रिंसिपल बाद में वसूलते हैं। आपको मालूम है, जो आपकी EMI होती है पहले उसमें इंटरेस्ट ज्यादा होता है, प्रिंसिपल कम होता है, और जो लास्ट की EMI होती है आप में, उसमें क्या होता है, उसमें इंटरेस्ट कम और प्रिंसिपल ज्यादा होता है। बैंक तो अपना भाई, सूदखोर जो होता है साहूकार, वो कहता है कि असल जाए तो जाए पर ब्याज ना जाए। बैंक कमाते तो ब्याज से ही। सपोज मैं अगर 60 लाख का लोन लूंगा और 20 साल के लिए लूंगा, तो मैं बैंक को 1 करोड़ 10 लाख रुपए दूंगा भाई वापिस। इतना ज्यादा रेट 6% है तब, और अगर रेट 12 और एक गाड़ियों के लोन तो 9 10 11% पे चलते हैं। अब अच्छा खासा कमाई होती है। तो इसी से रिलेटेड है आपका सिक्योर्ड, या क्या बोले हम लोग, अनसिक्योर्ड। क्या बोले हम लोगों ने, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड। क्या होते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स? सिक्योर्ड डिबेंचर्स रेफर टू दोज डिबेंचर्स विच आर डिबेंचर्स वेयर अ चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अभी बोला था ना एसेट्स बाय चार्ज, ये चार्ज क्या होता है जरा समझने की कोशिश करते हैं। फॉर द पर्पस पेमेंट इन केस ऑफ डिफॉल्ट, चार्ज में भी फिक्स्ड और फ्लोटिंग। अब जरा समझते हैं, चार्ज का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपने 100 करोड़ रुपए के डिबेंचर इशू करे मार्केट में, 100 करोड़ के डिबेंचर आपने मार्केट में इशू कर दिए जी। अब जब आपने 100 करोड़ के डिबेंचर करे, तो वो डिबेंचर क्या थे, सिक्योर्ड डिबेंचर्स थे, सिक्योर्ड बाय चार्ज। अब क्या होता है, चार्ज दो तरह का होता है। एक तो आपने बोल दिया कि ये 100 करोड़ की प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग जो कि गुड़गांव वाली है, ये मॉर्गेज हो गई, होगी मॉर्गेज। अगर आपको फ्यूचर में कभी लोन उठाना है, तो गुड़गांव की प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग को आप मॉर्गेज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी मॉर्गेज है, वो बंद गई। ये होता है फिक्स चार्ज। व्हेन एनी फिक्स एसेट इज केप्ट एज अ चार्ज फॉर दैट डिवेंचर इशू, उसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। ठीक, ये आपने बोला यार कि नहीं, 100 करोड़ का डिवेंचर उठाया हमने लोन करके, 100 करोड़ रुपए की कोई भी प्लांट, कोई भी मशीनरी, कोई भी लैंड, क्या होगा अगर हम नहीं चुका पाए तो ये वापस करना पड़ेगा। फ्लोटिंग हो गया ना, स्पेसिफाइड नहीं है, हो गया ना फ्लोटिंग। मतलब आपकी आपकी प्रॉपर्टी 10,000 करोड़ की है, 10,000 करोड़ में से कोई भी 100 करोड़ रुपए का प्लांट मशीनरी बिल्डिंग बैंक क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा आपकी बैलेंस शीट वगैरह से, और उसको नीलाम करवा सकता है। तो यहां आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपकी कोई एसेट्स बंधती नहीं है। इसे कहते हैं हम लोग क्या, फ्लोटिंग चार्ज। तो फिक्स चार्ज पता चला, व्हेन समथिंग स्पेसिफिक, सम स्पेसिफिक एसेट्स आर मॉर्गेज फॉर इशू ऑफ क्या, डिवेंचर, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, फिक्स्ड चार्ज बोलते हैं। और जब कोई स्पेसिफिक एसेट्स नहीं, एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है बैलेंस शीट की एसेट्स में से, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज का मतलब वो पैसे वाला चार्ज नहीं है, चार्ज का मतलब होता है कि आपकी अच्छा सुनो, अगर कोई एसेट चार्ज में पड़ी हुई है, तो ना तो उसे बेच सकते हैं आप, ना उसके अगेंस्ट कोई दूसरा लोन उठा सकते हैं जब तक पुराना लोन नहीं चुकेगा, फिक्स चार्ज हो गया। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, फ्लोटिंग चार्ज दे देती है कि ठीक है भाई, डोंट वरी, ये हमारी बैलेंस शीट है, इतनी इतनी एसेट्स रखी हुई हैं, और उसके बाद मान लो कि मुझे कोई एसेट्स बेचने, तो कोई भी एसेट्स बेच दूंगा। बैंक बोलेगा भाई मेरा 100 करोड़ बचा, करे हाँ तुम्हारा 100 करोड़ बचा, उसकी चिंता मत करो तुम, उसे फ्लोटिंग फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं, एंड विच इज मोर कन्वीनियंट। तो आप देख रहे हैं, ये जो हमने चार्ज बोला, द चार्ज में बी फिक्स और फ्लोटिंग, अ फिक्स चार्ज इज क्रिएटेड ऑन अ स्पेसिफिक एसेट्स, वेयर फ्लोटिंग चार्ज इज, क्या लिखा है, वेयर फ्लोटिंग चार्ज इज ऑन जनरल एसेट्स ऑफ द कंपनी। A fixed charge is created against those assets which are held by company to use in operations not meant for sale, whereas floating charge involve assets excluding those assigned for secured creditors. तो कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेंट बाय चार्ज, तो आप समझ गए चार्ज क्या होता है। असेट्स मॉर्गेज रखी जाती हैं, या तो फिक्स होती हैं, और ये क्या होती हैं, वो फ्लोटिंग होती हैं। चलिए, अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स क्या होते हैं, कोई कोई मॉर्गेज वगैरह कुछ नहीं होता। हम बोलते हैं डिवेंचर होल्डर को, देख भाई डिवेंचर खरीदने तो खरीद ले, नहीं खरीदने तो अपने घर, हम अपने घर, कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स होते हैं। और जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, ब्लू चिप कंपनी होती है, जो बहुत शानदार रिजल्ट दे रही होती है, उनके डिवेंचर हमेशा अनसिक्योर्ड होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है वापस दे देंगे वो तो। अब एक बात बताओ, आरबीआई अगर कोई बॉन्ड इश्यू करेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो अर्णव जोशी जाके बोलता है आरबीआई के गवर्नर से, डूब गया तो घुमा के चांटा पड़ता, डूब गया तो, ऐसे कैसे हो जाएगा। अबे अगर आरबीआई डूब गया तो तुम्हारी करेंसी डूबी, तुम खुद डूबे, ऐसे थोड़ी होता है कि आरबीआई डूब जाएगा। तो आरबीआई के जो बॉन्ड्स होते हैं ना, उनको मॉर्गेज रखने की जरूरत नहीं होती कुछ भी, बिल्कुल नहीं। अरे वो तो सबसे बड़ी सिक्योरिटी तो वही है, क्योंकि सरकार इशू कर रही है उसको, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड क्या होते हैं, दे डोंट हैव अ स्पेसिफिक
charge on assets of the company. However, floating charge may be created on such debentures by default. ये पढ़ लेना भाई, पूछ which of the following is true or not, या क्या ये ठीक है या नहीं है। जनरली किताबों में क्या लिखा है कि अनसिक्योर्ड डिबेंचर जो होते हैं उनमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती, लेकिन आपको क्लियर चीज दिख रही है यहाँ पर, इनके नाम पे फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, फ्लोटिंग चार्ज इनके नाम पे क्रिएट किया जा सकता है। दीज काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स आर नॉट इशूड। लो जी, झंझट ही खत्म है, इशू ही नहीं होते, है ना। तो कौन खरीदेगा ऐसे, ना तो वो सिक्योर्ड है और मशीन अनसिक्योर्ड भी हो गए, ठीक है। अब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेन्योर, रिडीमेबल डिबेंचर्स वो होते हैं। हाँ बोलो बच्चा, क्या बोल रहे हैं। सर जैसे आपने बोला कि यहाँ पे ये लोग नहीं खरीदते हैं सिक्योर डिबेंचर्स, तो ये अनसिक्योर्ड नहीं लेते हैं, तो बड़ी कंपनी सर फिर इशू किसको करती हैं? नहीं करते ना कंपनी क्यों इशू करेगी, मतलब एक कंपनी क्यों करेगी इशू, कंपनी क्या करती है, प्योरली अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को इशू, मतलब कंपनी देखो होता क्या है आज की डेट में ना, हर बंदा क्या करता है, सिक्योरिटी चाहता है। तो कंपनी भी अपनी क्रेडिबिलिटी रखने के लिए कुछ एसेट्स वगैरह जो होते हैं वो मॉर्गेज रख के बोल देते हैं भाई इसके अगेंस्ट ये सब है, ऐसा हो जाता है। लेकिन कंपनी के ऊपर कोई बंदिश नहीं है, दे आर नॉट इशूड, दीज डिबेंचर्स आर नॉट इशूड। इनको इशू करते तब क्या करोगे तुम, मना कर लोगे, कहते हम तो ऐसे इशू करेंगे, रोक थोड़ी लगी है। कंपनीज एक्ट कहता है आप ऐसे डिबेंचर इशू कर सकते हो, दैट इज व्हाई इट इज इन द टाइप्स, इट इज नॉट कंपल्सरी टू ऑल ऑफ यू टू इशू सच डिबेंचर्स। जनरली नॉर्मली बोला, नॉर्मली हम तो एक्सेप्शनली बोल सकते हैं ना, हो सकता है इशू होते हो। टेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू, टेन्योर मतलब होता है टाइम पीरियड, टेन्योर का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड। अच्छा, एक डिबेंचर क्या होते हैं, उन्हें रिडीमेबल बोलते हैं। रिडीमेबल मतलब रिपेमेंट, एक में एक मतलब ऐसे डिबेंचर 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए 2 साल 3 साल 5 साल, उसके बाद उन्हें पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है, इधर बाय लमसम और बाय इंस्टॉलमेंट इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। इररिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, दे आर आल्सो नोन एज परपीचुअल डिबेंचर्स। क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज मेंट बाय परपीचुअल डिबेंचर्स। ये क्या होते हैं, इररिडीमेबल डिबेंचर्स, एक बार इशू हो गए, इशू हो गए, खत्म, रिडीम नहीं करते इनको, परपीचुअल डिबेंचर्स कहते हैं। सर तो फिर पब्लिक डिपॉजिट्स और रिडीमेबल डिबेंचर्स में क्या फर्क हुआ? पब्लिक डिपॉजिट पे आ गए अभी हम, अभी रुक जाना यार, इसको खत्म होने देना फिर पूछेंगे, क्या पता इसके बीच में तुम्हें पता चल जाए पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं, है ना। तो अभी नहीं, अभी रुक जाइए, मैं आऊंगा उस पर भी, डोंट वरी। अच्छा जी, दे कंपनी डज नॉट गिव एनी अंडरटेकिंग फॉर रिपेमेंट, वो कहती है पैसा दे दो, जब मन में आएगा तब दे देंगे, देंगे तो वो भी वापस ना उसको। लेकिन जनरली क्या होता है, दीज डिबेंचर्स आर रिपेबल ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी और ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ लॉन्ग पीरियड, तो उसको इरिडीमेबल। इरिडीमेबल का मतलब जनरली क्या होता है, इनका पैसा वापस जाना ही नहीं है, तो कंपनी को अंडरटेकिंग नहीं देती है कि हम 3 साल 5 साल 7 साल में वापस करेंगे, कह रहे जब होगा तब दे देंगे। जैसे मान लो कोई दोस्त पैसे लेके चला गया, भाई कब वापस करेगा, भाई जब होंगे तब दे देंगे। अब क्या हो गया, उसके पोते पोतियां सब हो गए, कहता पैसे कब, कहता जब होंगे तब दे देंगे। फिर कहता ऊपर जा रहा हूँ वहीं मिलिए वहीं दूंगा, पैसे थोड़ी होगा, है ना। तो मतलब ठीक है डिवेंचर्स लिया है, लेकिन क्लॉज है तो हम पढ़ रहे हैं उसको। कन्वर्टेबिलिटी, अभी मैंने बोला था ना कि शेयर इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवेंचर को नए डिवेंचर में अगर आप कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स बोलते हैं, ठीक है। ये इक्विटी शेयर में और ऑन द ऑप्शन ऑफ द कंपनी और द डिवेंचर होल्डर उन्हें कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कहलाते हैं, ठीक है। या तो ये फुली कन्वर्टेबल होते हैं या पार्टली कन्वर्टेबल होते हैं। ये डिवेंचर जब इशू होते हैं और जब इनका रिडम्पशन चैप्टर है अगला वाला, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तब मस्ती है बड़ी मारकाट। अगर डिवेंचर कन्वर्टेबल थे तो कन्वर्जन होगा नहीं, और डिवेंचर पार्शियली मतलब बोला 50% कन्वर्ट होंगे 50% नहीं होंगे, तो 50% जो नॉन कन्वर्टेबल है उनका रिडम्पशन अलग तरीके से होता है, 50% जो कन्वर्टेबल है उनका अलग तरीके से कन्वर्जन होता है अलग। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर तो कन्वर्ट ही नहीं होते हैं, जब वो जिंदा थे तो 12% डिवेंचर थे, मरेंगे तो भी 12% डिवेंचर देंगे, यू विल नॉट एबल टू कन्वर्ट देम, ठीक है। अभी बताया था ना मैंने कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू, कूपन रेट, अगर अगर आपके कूपन रेट डिवेंचर, जैसे मैंने बोला 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, तो ये जो 10% है ना, ये क्या है पता है, दिस 10% इज कूपन रेट, ये कूपन रेट होता है। कैसे पहचानोगे, जैसे हमने बोला करीना, करीना जो भी है, मतलब आपका नाम करीना, तो आपका सरनेम से हम पहचानेंगे आपको, लेकिन अगर करीना डिवेंचर होगी तो हम बोलेंगे 10% करीना, 12% करीना, 15% करीना, ऐसा करके बोलेंगे, या 10% दिव्या दिया, 12% दिया, ऐसे करके, ऐसे 10% डिवेंचर 12%, तो ये 10% 12% दिस इज कूपन रेट। अगर आपके पास क्या होगा, द डिवेंचर्स आर इशूड विद अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे क्या कहते हैं, कूपन रेट कहते हैं, ठीक है। या तो ये फिक्स होता है या फ्लोटिंग होता है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट इज यूजुअली टैग्ड विद द बैंक रेट। वो कहता है डिवेंचर पे जो रेट होगा ना,
अभी तो हम आपको 5% इंटरेस्ट दे रहे हैं, हो सकता है हम आपको 10% भी दे दें, हो सकता है आपको 7% भी दे दें, हो सकता है 4% दे। तो बैंक, ये जो कंपनी होती है क्या करती है, बड़ी चतुराई करती है, कहते हैं जो बैंक का रेट होगा ना हम वो इंटरेस्ट देंगे आपको, बस। तो कोई खरीदेगा क्यों? अगर बैंक रेट 4% और हमें 4% इंटरेस्ट मिला तो कोई खरीदेगा क्यों? लोग इसलिए खरीदते हैं कि जब आप डिवेंचर खरीदते हैं ना तो उस समय उसकी वैल्यू 100 रुपए होती है, बाद में उसकी वैल्यू 200 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया ऐसे हो जाती है। डिवेंचर की वैल्यू भी शेयर्स की तरह बढ़ती है। उसे हम क्या बोलते हैं, डेट मार्केट बोलते हैं, होता है ना डेट इंस्ट्रूमेंट्स। किसी ने अगर शेयर में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट वगैरह में देखा होगा, शुक्ला तुमने तो देखा होगा, मुकेश शुक्ला नहीं, प्रवर शुक्ला, शुक्ला डेट मार्केट होती है ना, डेट इंस्ट्रूमेंट्स की मार्केट होती है, मालूम होगा शायद तुम्हें। शुक्ला इज हियर और नॉट? शुक्ला गया आज, आज वो क्लास में क्यों नहीं है? शुक्ला हो क्लास में? अरे हो शुक्ला हो? नहीं, शुक्ला नहीं है। चलो, जीरो कूपन रेट मतलब कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है जी। डू नॉट कैरी स्पेसिफिक इन ऑर्डर टू कंपल्सन सच डिबेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट, बोला था मैंने थोड़ी देर पहले, इनको डिस्काउंट इशू करते हैं। इसीलिए इनका एक दूसरा नाम भी होता है, क्या? डीप डिस्काउंट बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड के नाम, इनको बॉन्ड का नाम दिया जाता है इनको वैसे। लेकिन अगर डिबेंचर में डिबेंचर आपके स्पेसिफाइड रेट के साथ नहीं है, लेकिन बॉन्ड शब्द आ जाता है किसके लिए? बॉन्ड जनरली सरकार इशू करती है, बहुत अच्छी कंपनीज इशू करती है, तो डिबेंचर में भी जीरो कूपन रेट है जिसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। इन्हें सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे इशू किया जाता है और इनका रिडम्पशन कैसे होता है? पार पे होता है। तो इशू प्राइस अगर 17,000 है और उसका ओरिजिनल प्राइस 20,000 है, तो जब मेच्योरिटी होगी तो 20,000 मिलेगा, 3,000 का आपको इंटरेस्ट मिला। वो जो 3,000 का इंटरेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नोशनल, नोशनल इंटरेस्ट बोलते हैं, नोशनल इंटरेस्ट ये बोला जाता है। थोड़ा आगे चलें जरा। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड डिबेंचर जिनकी लिस्ट होता है, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो सारे शेयर होल्डर का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर कंपनी को रजिस्टर में रखना पड़ता है। अगर ऐसे रजिस्टर्ड डिबेंचर के लिए बनाया जाएगा तो क्या कहलाते हैं? वो रजिस्टर्ड डिबेंचर कहलाते हैं, नाम, एड्रेस एंड देयर होल्डिंग ये लिखी जाती है, ठीक है। सच डिबेंचर्स कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली बाय रेगुलर ट्रांसफर डीड। बेयरर डिबेंचर किसे कहते हैं? वो डिबेंचर जिसे कैसे भी जिसके पास होगा वही उसको। अब 100 रुपए का नोट पड़ा हुआ है ना, 100 रुपए का नोट। अब मान लो अर्णव जोशी जा रहा है रास्ते में, पैदल पैदल जाता है, ठीक है, रास्ते में 100 रुपए का नोट देखा, इससे पहले ये उठाता, रिक्शे वाले ने उठा लिया, ये गिरवान पकड़ कर, भाई मेरा नोट है, तो तेरा कहां से आ गया, तेरा नाम लिखा है इस पे, है ना। ये रिक्शे वाले से पहले इसने उठा लिया, रिक्शे वाले ने पकड़ लिया, लंबू नोट दे मेरा, है ना, ठीक है, तेरा नाम थोड़ी लिखा है। बेरर मतलब जिसके हाथ में उसका। डिबेंचर भी ऐसे होते हैं, इसके लिए कोई ट्रांसफर डीड नहीं चाहिए होती है, बेच दो, फिजिकली ट्रांसफर कर दो, गए। अच्छा, इनको एक और नाम से पुकारते हैं, क्या पता है? बहुत अजीब सा है। इनको पता क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं नेक्ड डिबेंचर्स, नंगे पुंगे डिबेंचर्स। हाँ हाँ, लिख ले वहां पर, सच बोल रहा हूं मैं। इनको NAKED नेक्ड बोलते हैं, निर्वस्त्र डिबेंचर्स। नेक्ड डिबेंचर, अबे लिख रहा हूं सामने, गलत नहीं बोला, इनको नेक्ड डिबेंचर्स भी बोला जाता है। मतलब कौन मालिक, क्या मालिक, कुछ नहीं पता, है ना, ठीक है। तो नेक्ड डिबेंचर्स भी बोला जाता है। एक कई बार हम क्वेश्चन देते हैं अपने स्कूल के एग्जाम में, व्हाट इज मेंट बाय नेक्ड डिबेंचर्स, का क्या मजाक कर रहे हो यार तुम, ऐसा बोला, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हो। अब होता है तो होता है, तो क्या करें बताओ, होती है। अब किताब में नहीं दे रखा लेकिन इनका नाम होता है ऐसा। अच्छा, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, अब देखो डिबेंचर के साथ बॉन्ड कर दिया उन्होंने, डीप डिस्काउंट के बारे में नहीं बताया, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, टेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू से, रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कूपन रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अनरजिस्टर्ड डिबेंचर, बेयर डिबेंचर, या अगर मैं बोलूँ तो नेक्ड डिबेंचर्स भी हम इन्हें बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी मैं क्लास को यहाँ वाइंड अप कर रहा हूँ, अगली क्लास में मैं और थोड़ी थ्योरी लेके चलूंगा। आई विल रेफर TS ग्रेवाल, मैं उसको भी रेफर करके चलूंगा, ताकि कोई मुझे ये ना बोले कि थ्योरी कहाँ से पढ़नी है ना, ये ना बोले। और प्लीज आपके पास अभी यू हैव व्हाट इज टुडे, यू हैव होल फ्राइडे, होल सैटरडे, संडे, मंडे तक डिसाइड कर लीजिएगा जिसको मेरे पास रहना है और जिसको नहीं रहना है, ठीक है। ठीक है जी, इज इट ओके? आई एम सीरियस अबाउट। ये बच्चा पहला बटन दबा दो जरा, फर्स्ट बटन पंखे वाला, राइट हैंड साइड का, हाँ यस गुड, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज की क्लास यहीं वाइंड अप ले लेना, पड़ी हो गया। ओके, चलिए बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।